ओम माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे की जो साइंस है, जो ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का यूज़ करने वाले हैं। और ये इतनी डिटेल्ड सब्जेक्ट है कि इसे हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू से इसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अप्रोच रहेगा कि कई सारी वीडियोस मैं पब्लिश करने वाला हूँ और उसमें हर एक पहलू को हम लोग बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा पहला सेशन है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिस्किट के बेसिक्स के बारे में कि बिस्किट कहाँ से बनी, इसका ओरिजिन क्या था, कितने तरह के बिस्किट्स होते हैं, किस किन किन चीज़ों से ये बिस्किट्स बनती है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, और फाइनली हम लोग बात करेंगे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मैदा, जिसे हम लोग व्हीट फ्लावर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर बिस्किट की ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये एक फ्रेंच वर्ड रिक्वायर से आता है, जिसका मतलब होता है कि 2 बार कुकिंग करना। अभी आज अगर आप बिस्किट की इंडस्ट्री में जाते हो तो ये बड़ा ऑड लगता है कि 2 बार कुकिंग। बट जब बिस्किट्स का इजाद किया गया तो उस वक्त माय फ्रेंड्स 2 बार कुकिंग हुआ करती थी, क्योंकि बिस्किट्स को बनाया गया था सेलर्स के लिए जो समुंदर में जाते थे, जिनको खाना थोड़ा मुश्किल होता था अरेंज करने के लिए। तो उनके लिए एक कुछ ऐसे फूड आइटम्स की ज़रूरत थी जो कि नॉन पेरिशेबल हो, जल्दी से ख़राब ना हो। तो ब्रेड्स को उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बिस्किट से। इसका एक रेफरेंस हमें 1848 में मिलता है, वॉकर्स की डिक्शनरी है लंदन की, जहाँ पर डिफाइन किया गया है बिस्किट को एज अ बिस्किट इज अ काइंड ऑफ हार्ड ड्राई ब्रेड विच इज मेड टू बी कैरिड टू सी। इट इज अ composition ऑफ फाइन फ्लावर, almonds एंड शुगर। दोस्तों उस वक्त क्या होता था कि एक तो होती थी हमारी कन्वेंशनल बेकिंग, जिसके थ्रू से हम लोग बिस्किट बनाते थे, और दूसरे उसको क्या करते थे, ड्राई रूम में रख देते थे घंटों के लिए। और इस तरीके से उसमें जो सेकंड स्टेज में जो मॉइस्चर रिमूवल होता था, इसकी वजह से इसको टू बी कुक्ड ट्वाइस कहते थे। 2 बार इसकी कुकिंग होती थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया बिस्किट, अ फूड प्रोडक्ट दैट इज कुक्ड ट्वाइस। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई केम टू नो while ड्यूरिंग माई रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी आते हैं बिस्किट की क्राइटेरिया। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बिस्किट कब कहेंगे हम लोग। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है उसका कि उसमें सीरियल होना चाहिए। सीरियल यानी कि गेहूं से बना हुआ होना चाहिए, और उसमें जो सीरियल का कंटेंट है वो 60% से ऊपर होना चाहिए। जैसे मैदा अमूमन कोई भी बिस्किट में 60% से ऊपर ही रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि बिस्किट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देती है वो है मॉइस्चर। जो फ्री मॉइस्चर है बिस्किट में वो लेस देन 5% होता है। इसकी वजह से बिस्किट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये बातें थी बिस्किट के ओरिजिन के बारे में, बिस्किट का इजाद कैसे हुआ। अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने तरह के बिस्किट होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के बिस्किट देखते हैं। बहुत ही फैंसी डेकोरेशंस वाले बिस्किट देखते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल टाइप के भी बिस्किट्स देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो 3 तरीके का मेजर बाइफर्केशन मिलता है। पहला बाइफर्केशन होता है शॉर्ट डो बिस्किट, जिसको हम लोग सॉफ्ट डो बिस्किट भी कहते हैं। दूसरा होता है सेमी स्वीट डो बिस्किट, और तीसरा होता है हार्ड डो बिस्किट। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट डो बिस्किट या शॉर्ट डो बिस्किट्स में जो है फैट की मात्रा और शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ग्लूकोज बिस्किट एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सॉफ्ट डो बिस्किट में आता है। अभी जैसे ही फैट परसेंटेज थोड़ा और कम होता है, शुगर का परसेंटेज थोड़ा और कम होता है, तो वो कैटेगरी बन जाती है सेमी स्वीट डो की। मारी इज़ अ कैटेगरी, मारी बिस्किट एक ऐसा कैटेगरी होती है
जो कि सेमी स्वीट डो में गिना जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है हार्ड डो की, यानी कि इसमें फैट परसेंटेज और कम होता है। इसमें हम लोग थोड़ा कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड करते हैं, इसका फ्लेवर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो तीनों टाइप के जो बिस्किट्स होते हैं थोड़े अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी हर एक बिस्किट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी काफ़ी अलग होती है, उसके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जैसे बिस्किट हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, तो बिस्किट के पैकेट के पीछे में इंग्रेडिएंट्स की लेबलिंग रहती है। तो जब भी हम लोग बिस्किट बनाते हैं या फिर कभी भी आप बिस्किट खरीदो तो उस इंग्रेडिएंट्स को देखिए आप, तो उसमें से बहुत कुछ आइडिया आ जाता है। मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बिस्किट में? मैदा तो होता ही है, जैसा हमने पहले भी देखा कि 60% से ज़्यादा सीरियल का कंटेंट होना चाहिए बिस्किट में। तो मेजर जो होता है वो मैदा होता है। इसके अलावा शुगर की मात्रा होती है उसमें, जो मिठास देती है। शॉर्टनिंग एजेंट्स होते हैं, शॉर्टनिंग एजेंट्स जैसे फैट्स होते हैं। तो इंडिया में हम लोग नॉर्मली आरबीडी पाम ऑयल को यूज़ करते हैं इसमें। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के शॉर्टनिंग एजेंट्स होते हैं। शॉर्टनिंग एजेंट्स के ऊपर में अलग से एक डिटेल वीडियो बनेगी, उसमें इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर होता है लीवनिंग एजेंट्स। लीवनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो बिस्किट को फुलाते हैं, थोड़ा राइस देते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के लीवनिंग एजेंट्स होते हैं। इसके पीछे की साइंस ही बिल्कुल अलग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसको भी हम लोग अलग तरीके से कवर करने वाले हैं। कुछ फ्लेवर्स हम लोग देते हैं, कुछ कलर्स ऐड करते हैं बिस्किट्स में। कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट में होता है, बट फ्लेवर और कलर का जो सिलेक्शन होता है या कोई भी केमिकल का सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से। यानी कि जिस कंट्री में जो लॉज रहते हैं उन लॉज के हिसाब से ही केमिकल्स का सिलेक्शन होता है। तो माय फ्रेंड्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स कहिए आप, या फ्लेवर्स कहिए, या कलर्स कहिए, या इमल्सीफायर कहिए, या एसिडुलेंट्स कहिए, सारे केमिकल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। इनका फंक्शन अलग अलग होता है। इनका जो यूजेज है ये काफ़ी कंट्रोल्ड वे में होता है, और ये कंट्री के गाइडलाइन के हिसाब से कंट्रोल्ड होता है। अभी हमने कलर्स तक कवर किया, अभी आते हैं इमल्सीफायर्स के ऊपर में। जैसे दोस्तों हमें पता है, अगर हम लोग पानी और फैट को, ऑयल को एक साथ अगर हम लोग रख दें तो वो मिक्स नहीं होती है ना? दो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। इमल्सीफायर क्या करता है? इमल्सीफायर ये दोनों को एक साथ जोड़ता है और एक एक सोल्यूशन बनाता है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है, बहुत ही जिसमें कि दोनों मिक्स हो जाए। एक ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है ताकि फैट और ऑयल आपस में मिक्स हो जाए। एसिडोलेंट्स भी एक एडिशनल कैटेगरी ऑफ लिवरिंग एजेंट्स है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे। डेकोरेशंस की अगर बात करें तो हम लोग कभी कभी फ्रूट बिस्किट देखते हैं, तो उसमें हम लोग फ्रूट के कुछ चिप्स डालते हैं ना, कैंडीड फ्रूट्स डालते हैं, या फिर कभी हमने जैम डाला या कभी जेली डाला। ये सब डाल करके उसको, जो प्रोडक्ट होती है उसको हम लोग डेकोरेट करते हैं, तो ये डेकोरेशंस की कैटेगरी आ जाती है। तो माय फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि मेजर इंग्रेडिएंट्स में जो है ये 9 टाइप के मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन्हीं से बिस्किट्स बनती है। बट ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो होता है उसका एक अलग अलग फंक्शन होता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो आज तक अंडर रिसर्च है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मालूम नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अपने हर एक वीडियो में कवर करेंगे। आज भी मैं कुछ कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी एरियाज़ में आज भी रिसर्च चल रहे हैं और उसके बारे में कुछ डेफिनेट नॉलेज हमें पता नहीं है। बट बिफोर गोइंग टू ऑल दोज थिंग्स, लेट अस एग्जामिन द व्हीट फ्लावर, मैदा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। अभी देखिए, मैदा जो है वो 60% के ऊपर जा रहा है हमारे बिस्किट में। तो अमूमन इंडस्ट्री में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट चल रहा है प्रोडक्शन लाइन में और कुछ भी प्लस माइनस अगर हो गया, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ माना जाता है उसको मैदा माना जाता है। मैं सब ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे मैदा ख़राब होगा, इसकी वजह से ये हुआ। तो हमें एज अ बिस्किट टेक्नोलॉजिस्ट
हमें ये जाँचना होगा कि हमें ये समझना होगा कि मैदा क्या है, कैसे बनी है? क्योंकि बेकिंग की जो क्वालिटी है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है मैदा के ऊपर। बाकी सारे इंग्रीडिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बट मैदा एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जो कि सबके ऊपर राज करता है। अभी हम लोग बातें करेंगे मैदा के बारे में, बट मैदा आता कहाँ से है? मैदा आता है गेहूँ से। तो अगर हम लोग कहें कि गेहूँ के हार्वेस्ट के ऊपर में भी ये डिपेंड करता होगा कि किस तरीके से उस गेहूँ की खेती की गई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइप का गेहूँ बना। गेहूँ की खेती किस तरीके से की गई, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वो मिट्टी किस टाइप की मिट्टी थी, कौन-कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना पड़ा उसके ऊपर, उस वक़्त का वेदर वेदर कंडीशन क्या था। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये डिफ़ाइन करती है कि हमें किस टाइप का गेहूँ मिलेगा। और जब हमारे नेचुरल चीज़ें, ये सारी नेचुरल कैटेगरी में आती हैं। अभी जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं गेहूँ को, तब से स्टार्ट होता है ह्यूमन का इंटरवेंशन। यानी कि जो किसान भाई लोग हैं, वो सबसे पहले उसको काटेंगे, काट कर के वो स्टोर करेंगे। फिर जो हमारे मिलर भाई लोग हैं, वो लोग उसको मिलिंग करेंगे, यानी कि गेहूँ को मिलिंग करके वहाँ से मैदा निकालेंगे, है ना? कभी-कभी क्या होता है, मिलर भाई लोग कुछ-कुछ केमिकल्स भी ऐड कर देते हैं उसमें। तो इससे जो है हमारे मैदा की जो क्वालिटी है, ये थोड़ा-थोड़ा बदलना चालू हो जाता है। अभी क्या आपको पता है कि अगर मान लो एक ही गेहूँ का सीड लिया हमने, एक ही गेहूँ की बीज ली हमने और एक बड़े एरिया में अलग-अलग जगह पर मैंने उस गेहूँ के बीज को बो दिया और वहाँ से गेहूँ निकला। हर एक जगह का डिपेंडिंग ऑन द सॉइल क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन ऑल द नेचुरल कॉजेज़, उससे जो गेहूँ निकलेगा और उससे जो मैदा निकल के आएगा फाइनली, उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। ये डिफाइंड है, ये डेमोंस्ट्रेटेड है कि प्रोटीन का परसेंटेज अलग-अलग जगह से अलग-अलग आता है फॉर द सेम ब्रांड ऑफ सीड। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अभी चलते हैं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे मैदा के बारे में। अभी देखिए, अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि मैदा बहुत इम्पोर्टेंट है बिस्किट बनाने के लिए। तो जब हम लोग मैदा खरीद रहे हैं मिलर के पास से, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप मुझे ये क्वालिटी की मैदा दीजिए, है ना? हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उनको देना होता है मिलर्स को कि मुझे बिस्किट बनानी है, तो मुझे इस ग्रेड का मैदा चाहिए, इस टाइप का मैदा चाहिए। तो हम लोग सभी फैक्टर्स को एक-एक करके एग्ज़ामिन करेंगे यहाँ पर, ठीक है? स्टार्ट करते हैं मॉइस्चर से। अभी यहाँ पर मॉइस्चर में दिया हुआ है कि मैक्सिमम 15% का मॉइस्चर होना चाहिए हमारे मैदे का, ठीक है? अभी अगर हम लोग बात करें गेहूँ की, गेहूँ का जो मॉइस्चर होता है ना, वो 14 से 16% तक होता है। अभी जब ये हार्वेस्ट होते हैं, जब हम लोग गेहूँ के पेड़ से गेहूँ को, पौधे से गेहूँ को निकालते हैं, तो उसकी मॉइस्चर कंटेंट जो होती है वो 20% के नीचे होती है। और जब ये स्टोरेज होता है, तो ये मॉइस्चर कंटेंट धीरे-धीरे कम होते अराउंड 14 से 15% के बीच में रहता है, ठीक है? लेकिन जब मिलिंग होती है, मिलिंग के वक़्त क्या होता है, गेहूँ के जो 3 मेजर पार्ट होते हैं, अगर मैं एक गेहूँ के दाने को देखूँ तो उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे बाहर उसका छिलका होता है जिसे हम लोग ब्रैन कहते हैं। एक जर्म होता है जो सेमोलेना या सूजी जिसे हम लोग कहते हैं, और तीसरा पार्ट होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो बेसिकली हमारा व्हीट फ्लावर होता है, जो मैदा होता है वो एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। तो अभी गेहूँ के दाने से ये छिलके और जर्म को निकालना होता है मिलर को। इसको करने के लिए उन्हें एक प्रोसेस रन करनी होती है जिसे टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, उन्हें थोड़ा-सा सोक करना पड़ता है व्हीट को। जब सोक करते हैं पानी में, तो उसका जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो थोड़ा-सा ऊपर चला जाता है ना? और फिर उसको हम लोग रोलर मिल्स के थ्रू से पास ऑन कराते हैं। रोलर मिल से पास ऑन कराने के बाद क्या होता है, जब मैदा बाहर निकल कर के आता है, तो उसकी एक सर्टेन मॉइस्चर परसेंटेज होती है। अभी मान लीजिए हमने
गेहूँ की जो नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट होती है वो 14-15% के आसपास रहती है। अगर हमें कोई ऐसा मैदा मिलता है सप्लायर से जिसकी मॉइस्चर कंटेंट 15 से ऊपर है, मान लेते हैं 16 या 17% की मॉइस्चर हमें मिली सप्लायर से, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जो एक्स्ट्रा पानी डाला था टेम्परिंग करने के लिए, वही पानी हमें वापस मिल रहा है और हम लोग पैसा किसका दे रहे हैं? मैदे का पैसा दे रहे हैं हम लोग। तो जो कॉस्ट ऑफ हमारा प्रोडक्ट है वो बढ़ जाने वाला है ना? तो कभी भी हमें मॉइस्चर जो है एक सर्टेन रेंज हम लोग डिफाइन कर देते हैं, कोई भी इंडस्ट्री होती है वो अपने मिलर्स को बोल देती है, हर एक कंपनी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। हमारी फूड स्टैंडर्ड्स एफएसएसएआई ने भी अलग एक स्टैंडर्ड ही दे करके रखी है मैदे के लिए कि इतना तो मॉइस्चर परसेंटेज मिनिमम होना ही चाहिए। उससे अगर नीचे रहता है तो वेल एंड गुड, अगर उससे ऊपर का मैदा आता है तो आप उस मैदे को रिजेक्ट भी कर सकते हो या फिर कुछ कैश एडजस्टमेंट भी कर सकते हो आप वेंडर के साथ। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मॉइस्चर जो है 15% से ऊपर अगर आप ले रहे हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप केवल पानी का पैसा दे रहे हो उनको एडिशनल। अभी आते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है एक्सट्रैक्शन के ऊपर में। अभी यहाँ पर 2 वर्ड लिखा है स्ट्रेट 72%। अभी स्ट्रेट 72% क्या होता है? जब गेहूँ की मिलिंग होती है तो एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है रोलर मिल्स के थ्रू से वो पास होती है गेहूँ और उसमें से सबसे पहले ब्रैन को निकाला जाता है और फिर जर्म को निकाला जाता है। तो दोस्तों ऐसा पाया गया है कि जो सबसे अच्छे तरीके से आप अगर कंप्लीटली ब्रैन और जर्म को निकाल देते हैं तो 72% जो बच जाता है एंडोस्पर्म का पार्ट, उसको अगर आप कूट देते हैं तो फिर वहाँ से मैदा निकलती है। तो 72% को 72% एक्सट्रैक्शन को एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर ये आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपके पास एक अच्छा मैदा मिला है। अगर 72% से ज़्यादा का मैदा अगर आपको मिलता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो है ब्रैन के पोर्शन भी है और थोड़े शॉर्ट्स की, यानी कि थोड़ा जर्म्स वगैरह का पोर्शन भी आ गया है आपके प्रोडक्ट में। तो दोस्तों इससे भी तकलीफ हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर ब्रैन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा आ जाती है तो आपको जो डो का टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो बनने में काफ़ी तकलीफ होगी। और अगर जर्म का पोर्शन आ जाता है आपके पास तो उसमें जो है थोड़ा रैंसिडिटी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। सो दोस्तों दो बातें क्लियर है हमें कि मॉइस्चर जो है हमें 15% से ज़्यादा लेना नहीं है। अगर हो सके तो मिलर को आप बोल दीजिए मुझे स्ट्रेट 72% का एक्सट्रैक्शन चाहिए। तीसरी फैक्टर है ऐश की। 0.4% यहाँ पर दिया दे के रखा है मैंने। ये एक जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। ऐश की जो मात्रा होती है वो किन किन चीज़ों से कंट्रोल्ड होती है? सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास अगर ब्रांड ज़्यादा आ जाएगा ना तो ऐश परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। ऐश क्या होता है? जब आप किसी मैदे को आपने लिया और फिर उसमें से अगर आपने ऐश कंटेंट निकाला उसका, उसको मफल फर्नेस में डाल करके जो टेक्निक होती है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उसके थ्रू से जो ऐश परसेंटेज निकालते हो आप फाइनल, है ना? अगर वो 0.4% से ज़्यादा आया, इसका मतलब 2-3 चीज़ें हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है कि उसमें जो है ब्रांड का कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने क्लियर कट बोल दिया है मिलर को, मुझे ब्रांड या जर्म नहीं चाहिए। सो अगर ब्रांड हमने ज़्यादा ऐड कर दिया तो उसका ऐश परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, अगर मान लीजिए मिलर ने अगर कोई केमिकल ऐड कर दिया है हमारे कहने के बगैर, तो उससे भी आपका ऐश परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है? अब आते हैं इम्प्रूवर के ऊपर पे। अभी इम्प्रूवर क्या होता है, कुछ केमिकल्स ऐसी होती है जो हम लोग ऐड कर देते हैं मैदा में। उससे क्या होता है, उसका जो मशीनेबिलिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। स्टिकीनेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कायदे से अगर इम्प्रूवर डालना ही है तो वो इम्प्रूवर हम लोग हमारी फैक्ट्री में डालेंगे।
हाँ, एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे क्या होता है अगर आप मैदे को छोड़ देते हो कुछ दिनों के लिए, तो धीरे-धीरे जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, बेकिंग करने के लिए या डो मशीनेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूवर का फंक्शन होता है उस एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देना, यानी कि वो थोड़े कम टाइम में ही वो उस प्रॉपर्टीज़ को दिखाएँगी कि थोड़ा हमारा जो डो है उसमें स्टिकीनेस थोड़ा कम हो रहा है। बट ये चीज़ें जो है हम लोग फैक्ट्री एंड में भी ऐड कर सकते हैं, तो इम्प्रूवर का हमें एडिशनल पैसा नहीं देना है मिलर्स को। आई होप दोस्तों ये पहले 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 5वां पॉइंट जो है नो फॉरेन मैटर्स, ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें कोई लार्वा नहीं चाहिए, हमें किसी भी इंसेक्ट का कोई एक्सक्रिएटा या कोई भी अलग फॉरेन मैटर्स नहीं चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है? अभी आते हैं, जो मैदा बनेगा वो स्प्राउटेड व्हीट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा लाइपेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो फाइनल मैदा की जो क्वालिटी है वो थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अब आते हैं कलर के बारे में। अभी कलर जो है, कलर वो क्रीमी वाइट कलर होना चाहिए या ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। एक एपरेटस होता है, केंट जोन्स मार्टिन एपरेटस होता है, अगर इसमें कलर की रेंज 2 से 4 की अगर आती है तो वो एक्सेप्टेबल कलर माना जाता है। हालांकि ये इंडिया में आई डोंट थिंक कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में ये एपरेटस होगा। सो हम लोग जब भी सिलेक्ट करते हैं मैदा को, तो हम लोग देखते हैं वेदर इट इज़ क्रीमी वाइट और नॉट। हम लोग एक वेट टेस्ट करते हैं, एक ड्राई टेस्ट करते हैं, करके हम लोग देखते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं। अभी आते हैं ग्लूटेन के बारे में, ग्लूटेन की क्वालिटी के बारे में। ग्लूटेन क्या होता है दोस्तों? मैदा की जो प्रोटीन की जो पोर्शन होती है उसमें दो पार्ट होती है, एक होता है ग्लाइडिन और दूसरा होता है ग्लूटेनिन। ये दोनों को मिला करके ग्लूटेन बनता है। तो ग्लूटेन की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि हमारा बिस्किट कैसा बनेगा, ठीक है? तो हम लोग ग्लूटेन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ एक्सटेंसिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी जो ग्लूटेन होता है ना, जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऐसा है कि अगर मान लो आपको बिस्किट बनाना है, तो ग्लूटेन जो बनेगा उसका जो फाइनल ग्लूटेन का जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ग्लूटेन के जो बॉल बनते हैं उसको जब हम लोग खींचेंगे यानी कि एक्सटेंड करेंगे, तो वो एक्सटेंड तो हो जाएगा बट वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रेड बना रहे हैं, तो एक्सटेंड करने के बाद वो वापस भी आएगा, यानी कि उसमें जो है रेजिस्टेंस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, दो टाइप के व्हीट फ्लावर होते हैं, एक्चुअली तीन टाइप के व्हीट फ्लावर होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का व्हीट फ्लावर, एक होता है मीडियम क्वालिटी का व्हीट फ्लावर, और एक होता है लो क्वालिटी का व्हीट फ्लावर। जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का व्हीट फ्लावर होता है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। उसमें जो होता है उसको आप खींचोगे तो खींचेगा भी ग्लूटेन का बॉल, और आप छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पर भी आ जाएगा, जस्ट लाइक अ रबर बैंड। अभी सेकंड बात करते हैं। अ, अगर हम लोग मान लेते हैं कि दूसरे टाइप का एक ग्लूटेन बॉल है हमारे पास, उसको हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ा हमने, तो वो वहीं पे रह गया। तो दैट टाइप ऑफ ग्लूटेन, दैट टाइप ऑफ मैदा इज़ वेरी गुड फॉर बिस्किट मेकिंग। अभी तीसरा टाइप होता है जहाँ पर आपका जो है ये ग्लूटेन की बॉल की ये जो एक्सटेंसिबिलिटी वो अच्छे से नहीं बनती है, इससे हम लोग केक बना सकते हैं। दोस्तों, प्रोटीन परसेंटेज के हिसाब से जो है बिस्किट बेकर्स इंस्टीट्यूट ने तीन टाइप के फ्लावर्स को रेकमेंड किया है। एक है बिस्किट बनाने के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर सॉफ्ट कुकी फ्लावर है, अगर मान लो 7 से 8% की अगर प्रोटीन मिल जाती है हमें, तो उससे आप जो है जनरल स्वीट्स गुड यानी कि जो ग्लूकोज की कैटेगरी है, ये आप बना सकते हो। मीडियम फ्लावर जो होता है ना, मीडियम फ्लावर से आप मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे बना सकते हैं बिस्किट्स के। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लावर आपके पास है, तो आप उससे ब्रेड बना सकते हैं। लेकिन बिस्किट इंडस्ट्री में भी हम लोग स्ट्रॉन्ग फ्लावर का यूज़ करते हैं। जब हम लोग क्रैकर बिस्किट बनाते हैं तो उसमें स्पॉन्ज एक कंस्टिट्यूएंट होता है। स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें ये हाई एक्सटेंसिबिलिटी एंड हाई रेजिस्टेंस चाहिए।
तो उसको बनाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फ्लावर को यूज़ करते हैं। स्मिथ साहब कह के गए हैं कि एक टाइम ऐसा होता था जब मिलर जो होता था ना, वो गेहूं के दाने को लेता था, उसे चबाता था और कह देता था कि बेकिंग इस पर्टिकुलर गेहूं से किस टाइप का ब्रेड बनेगा या किस टाइप का बिस्किट बनेगा। लेकिन आज के डेट में हमने स्टैंडर्डाइज करते करते इस स्टेज पर आ गए हैं कि कोई इन चीज़ों को उतने ध्यान से देखता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे स्टैंडर्ड्स लेड डाउन होते हैं। बट जो एक एक्सपीरियंस होता है, एक एक्सपीरियंस्ड मिलर के पास जो एक्सपीरियंस होता है, वो बस खाकर ही बता सकता है। हमारे बिस्किट इंडस्ट्री में भी जो मिक्सिंग सेक्शन में भाई लोग काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो बिस्किट जो मैदा को टच करके थोड़ा सा टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि वो उससे किस टाइप की बिस्किट बनेगी। तो दोस्तों, ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिलर को क्लियर कट ये बताएं कि हमें चाहिए क्या। तो हमने कवर किया मॉइस्चर, कितने परसेंटेज का एक्सट्रैक्शन हमें चाहिए, कितना ऐश होना चाहिए, इम्प्रूवर तो हमें चाहिए नहीं, फॉरेन मटेरियल इज़ एब्सोल्युटली नो, स्प्राउटेड वीट से नहीं हो तो अच्छा है, इससे हमारी प्रोडक्ट जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, अच्छे से बनेगी। कलर के बारे में डिस्कस किया हमने, ग्लूटेन क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया और प्रोटीन परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया। अभी चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में, जहाँ पर बिस्किट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या क्या किस किस वजह से वेरिएशन आ सकता है। सबसे पहला वेरिएशन देखिए, मैन अगर ह्यूमन है, इंसान है, उन्होंने अगर कुछ भी अगर इधर का उधर थोड़ा भी कर दिया सेटिंग वगैरह में, तो उससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैदा जो होता है, चूंकि वो 60% से ऊपर का पोर्शन कवर करता है इंग्रेडिएंट्स में, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा वेरिएबल हो जाता है। तीसरी बात आती है कि मिक्सिंग, आप जो डो बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। अलग अलग टेक्निक का अगर आप यूज़ करोगे, अगर उससे कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जो डिफाइंड टेक्निक्स होती है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उससे एक जनरल स्टैंडर्ड क्वालिटी की बिस्किट बनती है। अभी फॉर्मिंग मशीन की सेटिंग, अगर मान लेते फॉर्मिंग मशीन में भी हमने थोड़ा प्लस माइनस कर दिया सेटिंग्स में, रबर रोलर के गैप के बीच में, नाइफ की सेटिंग में अगर हमने कुछ अलग कर दिया, कटर की सेटिंग में अगर हमने कुछ अलग कर दिया, प्रेशर गेज रोलर्स में अगर कुछ अलग कर दिया, तो उससे जो है बिस्किट की जो शीट्स बनती है और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो अफेक्टेड होता है। ओवन की जो सेटिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हमने किस टाइप का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रखा है चेम्बर्स में। ये डिफाइन करेगा कि बिस्किट कैसा आएगा, बिस्किट का कलर कैसा होगा, बिस्किट में कितनी लिफ्टिंग मिलेगी, है ना, बिस्किट का टेस्ट कैसा, बिस्किट का क्रस्ट क्रम कैसा रहेगा, कितनी लिफ्टिंग मिलेगी उससे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो ओवन डिफाइन करता है। और फाइनली कूलिंग, कूलिंग का जो स्टैंडर्ड टाइम है एक किसी प्रोडक्ट के लिए, उसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब कूलिंग आप कर रहे हो तो उस वक्त भी जो है मॉइस्चर जो है रिमूव होता है हमारे प्रोडक्ट से, और फाइनल जो पैकिंग के लिए जो स्टैंडर्ड हमने डिफाइन कर रखा है बिस्किट में, वो हमें मिलता है। तो माय फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है। हम लोग इसके बारे में, हर एक टेक्निक के बारे में, हर एक मशीनरी के बारे में इन फ्यूचर के वीडियोस में कवर करते जाएंगे। अभी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं व्हीट फ्लावर के बारे में, तो वी विल टॉक मोर अबाउट व्हीट फ्लावर। अभी देखिए, अगर मान लेते हैं मिलर है ना, मिलर को अगर हमने कहा कि मिलर भाई साहब मुझे कुछ ऑल्टरेशन करके चाहिए मैदे में, तो मिलर जो है हमें टेलर मेक करके मैदा दे सकता है। हम लोग अगर उनको बोलते हैं कि भाई मुझे थोड़ा केमिकल ट्रीटमेंट करके दे दो, तो वो थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट करके भी दे सकता है ना। अभी मान लेते हैं कुछ एंजाइम्स अगर है, अगर हमने कुछ एंजाइम्स अगर ऐड किया, तो हार्ड डो में वो काम करता है, पर सॉफ्ट डो में ये काम नहीं करता। और क्लासिफिकेशन बाय एयर, क्लासिफिकेशन बाय एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इससे प्रोटीन के फ्रैक्शंस अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स के आप निकाल सकते हैं। तो ये चार तरीके होते हैं
जिससे आप अलग-अलग क्वालिटी के आप बिस्किट बना सकते हो। सो माय फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल स्लाइड है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अ, कितने दिन मैदा को रखना चाहिए। एक रशियन साइंटिस्ट थी, उन्होंने 18 महीने के लिए मैदा को सील करके रखा था और उससे ब्रेड बनाए हर महीने। 6 महीने के बाद इंफीरियर क्वालिटी की ब्रेड मिली, बट आफ्टर अनदर 6 मंथ्स उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। हालाँकि हम लोग इसको मैदे को रखते नहीं हैं क्योंकि वो खराब हो जाती है। ग्लूटेन के अलावा भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है स्टार्च और लिपिड्स। लिपिड सबसे छोटा पोर्शन होता है मैदा में, और इसमें कोई इंटर रिलेशनशिप आज तक हमने फाइंड नहीं करी है। रिसर्च का स्कोप है हमारे पास डो का जो कोलाइडल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, और स्टार्च का क्या रोल है प्रोटीन के मीन्स जैसे प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या स्टार्च भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ व्हीट फ्लावर के ऊपर डिटेल में। आज हमने बिस्किट के ओरिजिन के बारे में बात की, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करी, थोड़ा डिस्कशन किया व्हीट फ्लावर के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में बिस्किट मेकिंग में, और कुछ रिसर्च के स्कोप के बारे में। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक माई अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग।